हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नियो क्लासेज हलसी। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट हिंदी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आप लोग कंसेप्ट भी सीखिएगा, साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी सीखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, कहा गया बाबू कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं। इसमें होता क्या है, सु प्लस अर्थ, स्व प्लस अर्थ, स प्लस अर्थ या स्व प्लस अर्थ। तो आप देखिए यहाँ पर आकार की मात्रा है। ठीक है, तो ये टूटेगा तो कहाँ से टूटेगा, आकार से। आप लोगों को बताया गया था स्वर संधि। स्वर संधि कितना प्रकार का होता है बाबू, 5 प्रकार का। ठीक है, स्वर संधि कितना प्रकार का, 5 प्रकार का। उसी में एक आता है क्या, दीर्घ संधि। उसी में एक क्या आता है, दीर्घ संधि आता है। तो दीर्घ संधि में आप लोग जानते हैं कि इसमें होता है क्या कि दो स्वर जब मिलते हैं तब क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तब आ प्लस आ मिलके यहाँ पर क्या बना दिया, आ। तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा स्वा प्लस अर्थ, क्या बन जाएगा, स्वार्थ बन जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वा प्लस अर्थ क्या बन जाएगा, स्वार्थ बन जाएगा। ठीक है, आप एक कमेंट सेक्शन में आप एक बताइएगा कि स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा तथा इसमें कौन सी संधि है, ये किस संधि का उदाहरण है, आप ये भी बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा तथा इसमें कौन सी संधि है। इसका राइट आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन है लोहा शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता है कि जो लोहा है वो क्या है, द्रववाचक संज्ञा है। ठीक है, कौन सी संज्ञा है बाबू, द्रववाचक संज्ञा है लोहा। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये जानते हैं कि जो भी होता है द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा क्या होता है बाबू, पुल्लिंग होता है। सिर्फ एक चांदी ही है जो क्या है बाबू, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है। और उसके बाद फिर द्रववाचक संज्ञा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। केवल चांदी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो लोहा शब्द आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्रोह शब्द कौन सी संज्ञा है। एग्जाम में प्रीवियस में पूछा हुआ है कि विद्रोह कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो विद्रोह एक प्रकार का भाव है, भाव भावना। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्रोह कौन सी संज्ञा बाबू, भाववाचक संज्ञा है। अगला सवाल कि पिंजरा शब्द है, पिंजरा शब्द है। तो जो पिंजरा शब्द है इसका बोला जाए तो पज्जर शब्द होता है। ठीक है, क्या होता है, पज्जर शब्द होता है। इसका अर्थ हो जाता है क्या, पिंजरा। तो ये है तत्सम। पज्जर क्या होता है, तत्सम। जबकि जो पिंजरा है वो क्या है, तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है। आपसे क्वेश्चन है कि तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तनई, तनी, तनया या तनयो। तो तनय शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो क्या है, तनया। ठीक है, तनय का क्या होता है, तनया होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे है, एक बात जान लीजिए यहाँ पे कि तनय जो शब्द है बोला जाता है किसको, बेटा, पुत्र। ठीक है, सूत, बेटा, पुत्र, सूत, ये सब क्या होता है, तनय का। और तनया का अर्थ क्या होता है, बेटी, सुता। ठीक है, पुत्री। अच्छा, एक और शब्द भी होता है इसका, आत्मज होता है ना, क्या होता है, आत्मज। और बेटी का क्या होता है बाबू, आत्मजा। सिर्फ आकर लगा दिया जाता है। तो तनय का हो जाता है आत्मज, बेटा, पुत्र, सुत। जबकि बेटी का क्या होता है, तनया, बेटी, सुता, पुत्री, आत्मजा। तो इस तरीके से तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तनया। कुछ पर्यायवाची भी आप अपने माइंड में रखा करिए। ठीक है, पर्यायवाची आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अकाल शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो जो अकाल है वह कैसा लिंग है बाबू, पुल्लिंग है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। अकाल में क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अगला सवाल, को के लिए किस कारक की विभक्ति है।
तो आपको कारक और उसका विभक्ति याद रखना है, ठीक है। उसका विभक्ति क्या करना है, याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कारक की कितनी विभक्तियां हैं, तो आपको याद रखना है कारक की कितनी विभक्तियां होती है, 8। सबको एकदम पता होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए फिर अपदान से संबंध का के की रा रे री संबंध अधिकरण में या पर और संबोधन हे अजी अहो और अरे, ठीक है। बस ऐसे ही शॉर्ट में आप थोड़ा सा बस जानकारी के लिए थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो और अरे, ठीक है। तो कारक की विभक्तियां कितनी होती है, 8 होती है। ये वाला जो करण होता है ये होता है बाबू जुड़ाव में, पहले किसी से जुड़ाव होगा और बाद में क्या होगी, जुदाई होगी, ठीक है। तो पहले आप याद रखिएगा करण क्या, जुड़ाव में, और ये अपादान क्या बाबू, जुदाई में। पहले किसी से जुड़ाव होता है और बाद में क्या होती है, जुदाई होती है। तो पहले हो गया बाबू करण से, उसके बाद में अपादान से। इस टाइप से आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं। तो को किस में आया है, देखिए यहाँ पर को किस में आया है, कर्म में आया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म कारक। अगला सवाल, कहा गया शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है। अंडरलाइन किया हुआ है पहले ही, बाघ मारा। यहाँ पे आपको विभक्ति छुपी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। कभी कभी विभक्तियां छुपी हुई भी होती है। तो शिकारी ने बाघ को मारा, ठीक है। शिकारी ने बाघ को मारा, तो को किस में आता है बाबू, कर्म कारक में। किस में आता है, कर्म कारक में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि उपकार शब्द में कौन सा लिंग है। उपकार शब्द में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो उपकार शब्द जो है वो कौन सा हो गया, पुल्लिंग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको विभक्ति साफ दिखाई दे रही है। चोर को मारा, तो को किस में होता है, कर्म कारक में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ठीक है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, लेखकी, लेखकित्री, लेखकाइन या लेखिका। तो लेखक का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, लेखिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ये बताना है, कवि का स्त्रीलिंग रूप। अगला सवाल है कि बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है। परिमाण बोधक, सर्वनामिक, संख्यावाचक या गुणवाचक। एक चीज और हम रिवाइज करा देते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, आपको याद रखना है। तो बहुत दूध, तो दूध इसको हम गिन नहीं सकते। एक बात याद रखिएगा, जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, जिसको गिना ना जा सके, ठीक है, जो अनगिननीय रहे, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जो गिना ना जा सके, जब भी रहेगा हम लगा देंगे क्या, परिमाण बोधक। हमेशा क्या लगा देंगे, परिमाण बोधक। जिसको हम गिन नहीं पाएंगे उसमें हमेशा क्या लगा देंगे बाबू, परिमाण बोधक। ठीक है, तो बहुत दूध, इसको हम गिन नहीं सकते, इसका ये क्या बता रहा है बाबू, परिमाण बता रहा है, तब इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, वह आया था किस काल का उदाहरण है। वह आया था किस काल का उदाहरण है, भविष्यत काल, भूतकाल, वर्तमान काल या इनमें से कोई नहीं। तो वह आया था थे, थी, ये हो गया भूतकाल का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक चीज और हम रिवाइज करा देते हैं यहाँ पे आपको कि जो भविष्य काल होता है, भविष्य काल कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। भूतकाल कितना प्रकार का बाबू, 6 प्रकार का। और वर्तमान काल कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। आपको ये तीनों ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो आप याद रखिएगा, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 4। तत्सम, तद्भव, देशज और फिर
विदेशज। इस टाइप से आपको क्या करना है, याद रखना है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद। एक और हम बता देते हैं, रूपांतर। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद, ठीक है। और बनावट की दृष्टि से, तो बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। बनावट की दृष्टि से कितने भेद, 3। और रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद, 2 भेद। अगला, वियोग शब्द में उपसर्ग है। तो वियोग शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग आपको पता है शब्द के कहाँ आता है, पहले में आता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो वियोग शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, वी उपसर्ग हो जाएगा। योग के पहले यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वी लगा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हसोड़ शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय आपको पता है, प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के बाद में लगता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बाबू, प्रत्यय बोलते हैं। तो हसोड़ में ओड़ प्रत्यय, हसोड़ लास्ट में। आप अब इतना भी नहीं अगर समझ में आता तो देखिए आप क्या करिए, हसोड़ लास्ट में आपको क्या जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है, हसोड़ लास्ट में आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ओ कर की मात्रा और यहाँ पे र है, ठीक है। तो लास्ट में ओ कर की मात्रा और आपको ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है ओ कर का मात्रा, ऑप्शन नंबर ए में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम शब्द का विशेषण है। एक विशेषण आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो ये है ग्रामन, ग्रामीण या ग्रामणी या ग्रामीणी। तो ग्राम का विशेषण होता है क्या, ग्रामीण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चौराहा कौन सा समास है। चौराहा कौन सा समास है। तो समास के बारे में आपको बताया गया था। समास जो होते हैं वह मुख्यतः कितना प्रकार का, मुख्यतः आपके सामने ये होता है 4, कुल बोले तो कुल कितना होता है बाबू, 6 प्रकार का, ठीक है। चौराहा आपको आगे में क्या दिखाई दिया है, संख्या दिखाया गया है। क्या दिखाई दिया है बाबू, संख्या। तो जैसे ही आपको संख्या दिखाई देता है तो आप क्या बोल देते हैं, द्विगु समास। क्या बोल देते हैं बाबू, द्विगु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो आप देख लीजिए, वह औरों को नहीं अपने को, तो ये स्वयं के बारे में कहा जा रहा है। तो स्वयं, खुद, आप, ये सारा जो भी शब्द है ये सब किस में आता है, निजवाचक में आता है। किस में आता है बाबू, निजवाचक में। कहा जाता है कि जिस सर्वनाम का उपयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, ठीक है, जिस सर्वनाम का उपयोग, जिस सर्वनाम का उपयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, वो क्या कहलाता है बाबू, निजवाचक सर्वनाम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है। तो रो रही है लास्ट में है लगा हुआ है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, जैसे ही है तो हम क्या बोल देंगे, वर्तमान काल का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कुछ लोग में कौन सा विशेषण है। तो आप जरा देख लीजिए, यहाँ चेक कर लीजिए, कुछ लोग, ठीक है, संख्या का पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम गिन सकते हैं लोगों को। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो कूल के आगे क्या लगा हुआ है, अनु, तो ये कौन सा हो जाएगा, अनु उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, झाड़ू शब्द में कौन सा प्रत्यय है। झाड़ू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, देख लीजिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, आकार और फिर रू। तो लास्ट में आपको आकार आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में देखिए, आपको आकार यहाँ दिख गया ना, तो आड़ू प्रत्यय है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है। तो परिवार का विशेषण क्या होता है, पारिवारिक, परिवारी, परिवारिन या परिवारनी। तो परिवार का विशेषण रूप क्या होता है बाबू, पारिवारिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सज्जन शब्द में कौन सा समास है। सज्जन शब्द में कौन सा समास है, तो आप इसका संधि विच्छेद आपसे अगर हम पूछे तो आप क्या कहिएगा, सत प्लस जन, यही आप कहिएगा। सत का मतलब होता है क्या, अच्छा, सत का मतलब क्या होता है, अच्छा। जन का मतलब क्या होता है बाबू, आदमी होता है। मतलब कैसा आदमी, तो अच्छा आदमी। तो कैसा, तो अच्छा, तो अच्छा आपका क्या है जरा आप बताइए। तो अच्छा क्या है, विशेषण है, ठीक है, क्या है, विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई गई है, आदमी की विशेषता यहाँ पे बताई गई है,
तब ये क्या हो जाएगा, विशेष। तो आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि जहाँ पर आपको विशेष विशेषण दिख जाएगा, अगर आपको विशेष विशेषण दिख गया तो आप क्या कहिएगा, कर्मधारय समास है। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि मुख चंद्र शब्द में कौन सा समास है। मुख चंद्र, तो देखिए यहाँ पर जरा आप, मुख चंद्र मतलब मुख जो है वो किसके समान है, चंद्रमा के समान। कहा गया है कि जिसका मुख चंद्र के जैसा हो, है ना, जिसका मुख चंद्र के जैसा हो। मुख चंद्र मतलब जिसका मुख चंद्र के जैसा हो, चंद्रमा के जैसा। तो यहाँ पर उपमेय उपमान मतलब कि किसी के साथ अगर तुलना किया गया ना, अगर विशेष विशेषण की बात की गई हो, अगर किसकी बात की गई हो, विशेष विशेषण की बात की गई हो, पहला पॉइंट, या दूसरा पॉइंट, अगर तुलना किया गया हो, किसी का किसी के साथ तुलना किया गया हो, ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में आप कौन सा समास कहिएगा बाबू, कर्मधारय समास कहिएगा। कौन सा समास कहिएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख चंद्र में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विस्मय वाक्य या सरल वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, तो लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, एक ही क्रिया आपको इसमें दिखाई दे रहा है। वो कौन सी क्रिया है बाबू, सम्मान करना। पूरा सेंटेंस में आपको कितना क्रिया दिख रहा है, एक ही क्रिया दिख रहा है, और वो क्रिया कौन है, सम्मान करना। तो ये है, यही एक क्रिया दिख रहा है। तो अगर बोला गया था आपसे, अगर एक क्रिया अगर दिख जाए तब वह किस में जाता है, सरल वाक्य में जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये किस वाक्य का उदाहरण है बाबू, सरल वाक्य का। रक्षक शब्द का विलोम है रागी, भक्षक, रथ या रचना। तो रक्षक का विलोम क्या होता है, भक्षक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपको कुछ विलोम भी याद रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, याचना करने वाला, उसके लिए एक शब्द है, वाचक, आलोच्य, याचक या द्रष्टव्य। ठीक है, तो एक देख लीजिए यहाँ पे, वाचक, वाचन करने वाला होता है आपका वाचक। आलोच्य मतलब होता है बाबू आलोचना करने वाला। ठीक है, याचक अर्थात बाबू याचना करने वाला। जबकि आप देख लीजिए द्रष्टव्य अर्थात होता है देखने वाला। दृष्टव्य मतलब देखने वाला या देखने के लायक, देखने वाला। तो याचना करने वाला का क्या हो जाएगा, याचक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दिन अनुदिन में कौन सा समास है। जरा आप देख लीजिए अच्छे से, यहाँ लिखा हुआ है दिन और उसके बाद लिखा हुआ है क्या, अनुदिन। आपको बीच में योजक चिन्ह दिख रहा है। जब आपको विलोम दिखता है ना, क्या दिखाई देता है, विलोम, इस प्रकार से योजक चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है, तब आप उसको कौन सा समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, दिन अनुदिन में अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप देखिएगा कि 2 बार एक ही शब्द आया है। जब 2 बार एक ही शब्द आ जाता है, अर्थात जब पुनरावृत्ति हो, क्या हो बाबू, पुनरावृत्ति हो, तो पुनरावृत्ति के लिए हम लोग अव्ययी भाव लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, अव्ययी भाव लगाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।